अमीर वर्सेस गरीब की ठंड। मेरा पैर। टेबल के सारे टूटे कांच सुमेश के पैरों में घुस जाते हैं और उसके पैरों से खून निकलने लगता है। तभी वहां उस बड़े से घर का मालिक हरीश आता है। 2 कौड़ी के नौकर, तूने मेरा इतना बड़ा टेबल तोड़ दिया। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो अचानक मुझे चक्कर आ गए थे। ओह शिट, अंधा है क्या बेवकूफ नौकर, तूने हमारा इतना नुकसान कर दिया। पिताजी, आपने भी किस कमजोर आदमी को नौकर बनाकर रख लिया, निकालिए इसे घर से बाहर। नहीं नहीं, पहले इसे इस टेबल की भरपाई करनी है। 2 कौड़ी के सुमेश, चल इस टेबल के 80,000 रुपए निकाल, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। सेठानी जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दे पाऊंगा आपको इतने पैसे। सुमेश, इस टेबल के बदले अब तुझे 1 साल तक इस घर में मुफ्त में काम करना होगा, समझा? चल अब काम कर। हरीश और उसके परिवार वाले अपने कमरे में चले जाते हैं और गरीब सुमेश, जिसके पैरों और कमर से खून निकल रहा था, वो ठंड के कांपते हुए घर की सफाई करने लगता है। क्यों हम गरीबों के जीवन में इतने दुख लिखे हैं? अब 1 साल तक बिना मजदूरी मिले कैसे होगा हमारा गुजारा? सुमेश 2 महीने पहले ही 7,000 रुपए महीने से अमीर हरीश के घर में नौकर के काम पर लगा था। हरीश बहुत अमीर था। वो मदनपुर गांव की एक बड़ी सी कंपनी का मालिक था। उसके परिवार में केवल उसकी पत्नी और बेटी ही थी। शाम के समय सुमेश अपने छोटे से टूटे फूटे मिट्टी के अपने घर में आता है। इन दिनों कड़ाके की ठंड थी। तभी सुमेश दरवाजे के पास आकर धड़ से नीचे गिर जाता है। मेरी कमर। सुमेश की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जानवी और 12 साल की बेटी चिंकी दोनों फटे पुराने कपड़े पहने बाहर आते हैं। अरे ये क्या हो गया जी, आप कैसे गिर गए? उठिए उठिए। जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। पिताजी, आपके पैरों से इतना खून कैसे निकल रहा है? तभी सुमेश अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताता है। जानवी, इस कमजोरी ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। अब 1 साल तक मुझे मुफ्त में ही सेठ जी के घर में काम करना होगा। सुमेश बहुत गरीब था। वो सालों से अपने गरीब परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। तभी जानवी, चिंकी सुमेश के पैरों के जख्मों पर मलहम लगाते हैं। रात का समय। जी, घर में तो थोड़ा ही राशन बचा है, अब क्या करेंगे हम? माँ, मैं पिताजी के साथ सेठ जी के घर काम करने जाती हूँ। मैं पिताजी की सहायता कर लिया करूंगी। आप गांव में दूसरा काम कर लीजिए, कम से कम आपकी कमाई से हमारा गुजारा तो चलेगा। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है। कमजोरी की वजह से अब तेरे पिताजी से भी ज्यादा काम नहीं हो रहा है। कितना कमजोर हो चुका हूँ मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। सुमेश अपनी गरीबी और मजबूरी देखकर खूब रोने लगता है। अगले दिन सवेरे सुमेश के साथ चिंकी हरीश के घर जाती है और जानवी ठंड में गांव वालों के कपड़े धोने का काम करने लगती है। सुमेश, ये लड़की कौन है? सेठानी जी, ये मेरी बेटी चिंकी है। ये आज से काम में मेरी सहायता करेगी। माँ, ये लड़की ने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। ए लड़की, चल अपने शरीर की धूल मिट्टी बाहर झटक कर आ। सारे घर को गंदा किए जा रही है, कितनी बदबू भी आ रही है इसके अंदर से। बिटिया, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, गंदे बदबूदार। एक बात कान खोलकर सुन ले चिंकी, इस घर में तू किसी भी चीज को छूना मत, समझी ना? चल रसोई में जाकर बर्तन साफ कर। तभी चिंकी कोमल के घर की बड़ी सी रसोई में आती है। ये रसोई घर तो कितना बड़ा है। इधर सुमेश घर की सफाई कर रहा था। थोड़े समय बाद हरीश और उसके परिवार वाले किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी चिंकी अपने पिता के पास आती है। पिताजी, इस ठंड के मौसम में इस घर में इतनी गर्मी कैसे लग रही है? बिटिया, इस घर में रूम हीटर लगा हुआ है, वो घर को पूरा गर्म कर देता है। रूम हीटर? तो पिताजी, हम भी एक रूम हीटर ले लेते हैं ना, हमारे घर में तो कितनी ठंड लगती है। बिटिया, रूम हीटर खरीदने की हमारी औकात नहीं है। अच्छा, अब तू जा और रिया मालकिन के कमरे की सफाई कर दे। चिंकी रिया के कमरे में आती है तो रिया का आलीशान कमरा देखकर चिंकी के होश उड़ जाते हैं। कितना आलीशान कमरा है ये। काश कि हम भी अमीर होते तो आज हमारे पास भी ये सब होता। चिंकी रिया के कमरे में सफाई करने लगती है। तभी उसे रिया का कीमती स्वेटर दिखाई देता है।
ये तो बहुत कीमती स्वेटर लगता है, इसमें तो जरा भी ठंड नहीं लगती होगी। एक बार पहनकर देखती हूँ। चिंकी रिया का स्वेटर पहनकर बाहर आती है। अरे चिंकी बिटिया, ये क्यों पहन लिया तुमने? अरे उतारो इसे जल्दी। पिताजी, मुझे भी ऐसा ही स्वेटर दिला दीजिए ना। देखिए इसमें कितनी गर्मी लग रही है। बिटिया जल्दी उतार इसे। चिंकी जैसे ही स्वेटर निकालती है तभी हरीश और सब घर आ जाते हैं। 2 कौड़ी की गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वेटर को हाथ लगाने की? सेठानी जी, वो चिंकी बिटिया इसकी धूल साफ कर रही थी। झूठ बोलता है। मेरी बेटी का इतना महंगा स्वेटर तूने अपनी इस फटीचर बदबूदार बेटी को पहना दिया। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। सेठानी जी, इसे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, ये बच्ची है। सिखा दे अपनी बेटी को कि आइंदा वो इस घर की किसी भी चीज को हाथ ना लगाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रात में चिंकी कोमल के घर के बाहर ठंड में कपड़े धो रही थी। तभी कोमल एक अनाज की खाली बोरी घर के बाहर लाकर फेंक देती है। ये बोरी तो कितनी मोटी है, इसमें तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लगेगी। चिंकी उस बोरी को फाड़ कर पहन लेती है। तभी हरीश ऊपर वाले कमरे की खिड़की से चिंकी को वो बोरी पहनता देखता है और फिर कमरे में अपनी बेटी की ओर देखता है, जिसने महंगा स्वेटर और टोपी पहनी थी। एक तरफ मेरी बेटी है जिसे मैंने दुनिया का हर सुख दिया है, और एक तरफ इस गरीब सुमेश की बेटी है जिसका पिता इसे कोई सुख नहीं दे पा रहा है। बेचारी ठंड में कितनी कांप रही है। तभी हरीश चिंकी का एक स्वेटर लेकर बाहर आता है। चिंकी बिटिया, ये लो स्वेटर पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तभी चिंकी वो स्वेटर पहन लेती है। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश घर से बाहर चला जाता है। तभी कोमल बाहर आती है और चिंकी को उस स्वेटर में देखकर उसे बहरे में इससे पीटने लगती है। चिंकी की आवाज सुनकर सुमेश बाहर आता है। गरीब कहीं की, तुझे मना किया था ना मैंने कि ये स्वेटर मत पहनना, फिर भी कैसे पहना तूने स्वेटर? नहीं नहीं, पिताजी। सेठानी जी, इसे माफ कर दीजिए। तभी कोमल चिंकी के ऊपर सारा ठंडा पानी फेंक देती है। ठंड में ठंडा पानी शरीर पर गिरते ही चिंकी बेतहाशा कांपने लगती है। सुमेश के बच्चे, ले जा अपनी इस बेटी को यहाँ से और दोबारा इस फटीचर को यहाँ मत लेकर आना। सुमेश अपनी बेटी को लेकर घर आता है। चिंकी, मैंने तुझे मना किया था ना कि वो स्वेटर मत पहनना। पिताजी, वो स्वेटर मुझे सेठ जी ने दिया था। जानवी सुमेश चिंकी को चुप कराते हैं। अगले दिन सवेरे अचानक कोमल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो उसके सारे चेकअप करने के बाद, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हरीश भाई, आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज, और बुरी खबर यह भी है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब उन्हें ए नेगेटिव खून, और जिसका ए नेगेटिव खून है उस इंसान की एक किडनी देनी होगी, तभी उनकी जान बच पाएगी। ये सुनकर हरीश, सुमेश और रिया के होश उड़ जाते हैं। क्या अब ए नेगेटिव खून किसका होगा? अगर होगा भी किसी का तो वो खून और किडनी देने के बदले आपसे 50 लाख रुपए लेगा, और कोमल जी के इलाज में 1 करोड़ तक का खर्च आएगा। आप जल्द से जल्द ए नेगेटिव खून की व्यवस्था कीजिए। कोमल जी के पास समय बहुत कम है। अब कहां देखूं मैं ए नेगेटिव खून? ए नेगेटिव खून? सेठ जी, ए नेगेटिव खून तो मेरी पत्नी का है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जानवी को लेकर हॉस्पिटल आता हूँ। वो सेठानी जी को खून भी दे देंगी और अपनी एक किडनी भी दे देंगी। अब सेठानी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी सेठ जी। यह सुनकर हरीश, रिया के होश उड़ जाते हैं। सुमेश, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? सेठ जी, हमने आपका नमक खाया है, आप चिंता मत कीजिए, सेठानी जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी सुमेश घर आता है और जानवी को सारी बात बताकर उसे लेकर हॉस्पिटल आता है, और तभी जानवी अपना खून और किडनी देकर कोमल की जान बचा लेती है। करीब 15 दिनों तक ये इलाज चलता रहा। खून और किडनी देने से जानवी बहुत कमजोर हो जाती है और कमजोरी की वजह से जानवी की मौत हो जाती है। ये देखकर चिंकी, सुमेश खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद हरीश कोमल को सारी बात बताकर अपने परिवार के साथ सुमेश के छोटे से घर आता है। सुमेश भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ हमेशा इतनी बदतमीजी की, फिर भी आपकी पत्नी ने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुमेश जी। सुमेश, चल हमारे साथ, हमारे घर चल। आज से तो हमारे घर का नौकर नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। पिताजी, माँ की बहुत याद आ रही है।
ये सुनकर सब रोने लगते हैं। तभी कोमल रोते रोते चिंकी को गले लगा लेती है। मेरी बच्ची रो मत, आज से मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब से तेरी माँ मैं ही हूँ। मैं तुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करूंगी। चल बेटिया, अपनी इस माँ के साथ अपने घर चल। तभी हरीश कोमल, चिंकी और सुमेश को लेकर हमेशा के लिए अपने बड़े से घर में आते हैं और कोमल चिंकी को अपनी बेटी मानकर उसे दुनिया के हर सुख देने लगे। जिसके बाद चिंकी, सुमेश, हरीश और उसके परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।